बेचारी इमामा बीबी को पता चल जाए कि सालार साहब इस खबर पर मुस्कुरा रहे थे, तो वो तो सदमे से ही मर जाएं। नासरा ने दिल में सोचा, किस बात पर मारना है जी? सुना है वो इस जद साहब से शादी पर तैयार नहीं है, किसी और लड़के मुझसे शादी करना चाहती हैं। नासरा ने लड़के पर जोर देते हुए मानीखीज अंदाज में सालार को देखा। बस इस बात पर सालार ने लापरवाही से कहा, यह कोई छोटी बात थोड़ी है जी। उनके पूरे घर में तूफान मचा हुआ है। शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं, और अब इमामा बीबी बसत हैं कि वो इस्जत साहब से शादी नहीं करेंगी। बस इसी बात पर हाशिम साहब ने उनकी पिटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उस पर किसी को मारा जाए। अपनी किताबों में मसरूफ था। ये तो आप कह रहे हैं ना? इन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नासरा ने इसी तरह सफाई करते हुए तबसरा किया। मैं तो बड़ी रखी हूं अमामा बीबी के लिए। बड़ी अच्छी हैं, अदब लिहाज वाली। और अब देखें क्या कयामत टूट पड़ी है उन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज उनका कमरा साफ करती है और वो बताती है कि उनका तो चेहरा ही उतर कर रह गया है। नासरा इसी तरह बोल रही थी। शायद वो शऊरी तौर पर यह है, कोशिश कर रही थी कि सलार उसे अपना और इमामा का हमायती और तरफदार समझते हुए कोई राज कह दे। मगर सालार अहमक नहीं था और उसे नासरा की इस नामनहाद हमदर्दी से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। अगर इमामा की पटाई हो रही थी और उसे कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, तो उससे उसका क्या ताल्लुक था? मगर उसे इस हमदर्दी से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। सूरत हाल पर हौंसी जरूर आ रही थी। क्या उस दौर में भी कोई इस उम्र की औलाद पर हाथ उठा सकता है? और वो भी हाशिम मुबीन अहमद जैसे अमीर तबके का आदमी। हैरानी की बात थी, सोच की एक ही रो में बहुत से मुतजाद ख्यालात बह रहे थे। नासरा कुछ देर उसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर फिर जब उसने देखा कि सालार उसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा और अपने काम में मसरूफ हो चुका है, तो वो कुदरे मायूस होकर खामोश हो गई। ये पहले मोहब्बत करने वाले थे जिन हमने मोहब्बत की थी, जिनका रवैया बेहद अजीब था। कोई इत्तराब, बेचैनी और परेशानी तो इन दोनों के दरमियान नजर ही नहीं आ रही थी। एक दूसरे की तकलीफ का भी सुनकर शायद अमामा बीबी भी उनके बारे में इस तरह की कोई बात सुनकर इसी तरह मुस्कुराएं, कौन जानता है। नासरा ने शील्फ पर पड़ी एक तस्वीर उठाकर साफ की। घर छोड़ देने का फैसला उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और तकलीफदा फैसलों में से एक था, मगर उसके अलावा उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हाशिम मुबीन अहमद उसे कहाँ ले जाते और फिर किस तरह उसे तलाक दिलवाकर उसकी शादी इस जज से करते, वो नहीं जानती थी। वाहिद चीज जो वो जानती थी, वो ये हकीकत थी कि एक बार वो उसे कहीं और ले गए तो फिर उसके पास रहाई और फिरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे जान से कभी नहीं मारेंगे, मगर जिंदा रहकर इस तरह की जिंदगी गुजारना ज्यादा मुश्किल हो जाता, जैसी जिंदगी की वो इस वक्त तवक्का और तसव्वुर कर रही थी। हाशिम मुबीन अहमद के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक बैठकर रोती रही और फिर उसने पहली बार अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। उसे घर से सुबह होने से पहले पहले निकलना था और निकलकर किसी महफूज जगह पर जाकर पहुंचना था। महफूज जगह, उसके जहन में एक बार फिर जलाल इंसुर का ख्याल आया। इस वक्त सिर्फ वही शख्स था जो उसे सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर उसका फैसला और रवैया बदल जाए। वो अपने फैसले पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है वो मुझे सहारा और तहफ़्फ़ुज़ देने पर तैयार हो सकता है हो जाए। उसके वालिदीन को मुझ पर तरस आ जाए। एक मौहूम सी उम्मीद उसके दिल में अभर रही थी। वो मदद नहीं भी करते, तब भी कम उस कम में आज़ाद तो होंगी। अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुज़ार तो सकूँगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी और जाऊँगी। वो बहुत देर तक परेशानी के आलम में बीनी बीती रही। एक बार फिर सालार का ख़याल आया, अगर मैं किसी तरह उसके घर पहुँच जाऊँ, तो वो मेरी मदद कर सकता है। उसने सालार के मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। मोबाइल ऑफ था।
कई बार कॉल मिलाई, लेकिन उससे राब्ता ना हो सका। उमामा ने मोबाइल बंद कर दिया। उसने एक बैग में अपने चंद जोड़े, कपड़े और दूसरी चीज़ें रख लीं। उसके पास कुछ ज़ेवरात और रकम भी थी, उसने उन्हें भी अपने बैग में रख लिया। फिर जितनी भी कीमती चीज़ें उसके पास थीं, जिन्हें वो आसानी से साथ ले जा सकती थी और बाद में बेचकर पैसे हासिल कर सकती थी, गई। बैग बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर 2 नफ़ल अदा किए। उसका दिल बेहद बोझल हो रहा था। बेसुकूनी और इत्तराब ने उसके पूरे वजूद को अपनी हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। आंसू बहाकर भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। नवाफिल अदा करने के बाद जितनी आयात और सूरतें उसे ज़बानी याद थीं, उसने वो सारी पढ़ लें। बैग लेकर अपने कमरे की लाइट बंद करके वो खामोशी से बाहर निकल गई। लाउंज की एक लाइट के अलावा सारी लाइटें ऑफ थीं। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। वो महतात है अंदाज में चलते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और फिर कचन की तरफ चली गई। कचन तारीकी में डूबा हुआ था। वो महतात अंदाज में चीजों को टोलते हुए कचन के उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जो बाहर लान में खुलता था। अकबी लान के इस हिस्से में कुछ सब्जियां लगाई गई थीं और उस घर में कचन का वो दरवाजा वाहिद दरवाजा था जिसे लाक नहीं किया जाता था, सिर्फ चटखनी लगा दी जाती थी। दरवाजा इस रात भी लाक नहीं था। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोल के कर बाहर निकल आई। कुछ फासले पर स्रोंट क्वार्टर्स थे। वो बेहद मोहतात अंदाज में चलते हुए लान उबूर करके अपने और सालार के घर की दरमियानी दीवार तक पहुंच गई। दीवार बहुत ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसने आहिस्तगी से बेग दूसरी तरफ फिनक दिया और फिर कुछ जद्वजहद के बाद खुद भी दीवार फलांगने में कामयाब हो गई। गहरी नींद के आलम में सालार ने खुटके की आवाज सुनी थी। फिर वो आवाज दस्तक की आवाज में तब्दील हो गई थी, रुक रुक कर, मगर मुसलसल की जाने वाली दस्तक की आवाज। वो औंधे मुना पेट के बल सो रहा था। दस्तक की इस आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी थी। वो उठकर बैठ गया और बेड पर बैठे बैठे उसने तारीकी में अपने चारों तरफ देखने की कोशिश की। खौफ की एक लहर उसके अंदर सरायत कर गई। वो आवाज खिड़कियों की तरफ से आ रही थी, यूं जैसे कोई उन खिड़कियों को बिजा रहा था, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता। या फिर शायद कोई उन खिड़कियों को टटोलते हुए खोलने की कोशिश कर रहा था। सालार के जहन में पहला ख्याल किसी चोर का आया था। वो स्लाइड नग वंडोज थीं और बदकिस्मती से वहां कोई गरल नहीं थी। उसकी जरूरत उसलिए महसूस नहीं की गई थी क्योंकि वो इम्पोर्ट गिलास की बनी हुई थीं, जिन्हें आसानी से तोड़ा या काटा नहीं जा सकता था और उन्हें सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। घर के चारों तरफ मौजूद लान में वैसे भी रात को कत्ते खुले होते थे और उनके साथ 3 गार्ड्स भी होते थे। मगर इन तमाम हिफाजती इकदामात के बावजूद इस वक्त इस खिड़की के दूसरी तरफ मौजूद छोटे से बरामदे में कोई मौजूद था जो उस खिड़की को खोलने की कोशिश में मसरूफ था। अपने बेड से दब्बे कदमों उठकर वो तारीकी में ही खिड़की की तरफ आया जिस तरफ से आवाज आ रही थी। वो इसके बिल्कुल मुखालिफ समझ गया और बहुत एहतियात के साथ उसने पर्दे के एक सरे को थोड़ा सा उठाते हुए खिड़की से बाहर झांका। लान में लगी रोशनियों में उसने खिड़की के सामने जिसे खड़ा देखा था, उसने उसे हका बका कर दिया था। ये पागल है, बेअख्तियार उसके मुन्ना से निकला। उस वक्त अगर लान में फिरते 4 गैर मिल्की नस्ल के कित्ते उसे देख लेते तो सालार या किसी भी दूसरे के पहुंचने से पहले वो उसे चीर फाड़ चुके होते। और अगर कहीं गार्ड्स में से किसी ने उसे वहां देखा होता तो भी वो तफ्तीश या तहकीक पर वक्त जाया करने से पहले उसे शॉर्ट कर चुके होते। मगर वो इस वक्त बिल्कुल महफूज वहां खड़ी थी और यकीना अपने घर की दीवार फलांग कर यहां आई थी। होंठ भींचे उसने कमरे की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही दस्तक की आवाज रख गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, पर देख खींचते ही उसने स्लाइड नगमंडो को हटा दिया। अंदर आओ जल्दी, सालार ने तेजी से अमामा से कहा। वो कुछ नरूस होकर खड़की से अंदर आ गई। उसके हाथ में एक बैग भी था। पर्दे बराबर करते ही सालार ने मड़कर उससे कहा, फार गार्ड सी कमामा, तुम दीवार कर उस करके आई हो? हाँ। तुम्हें गार्ड्स या कुतों में से कोई देख लेता तो इस वक्त बाहर तुम्हारी लाश पड़ी होती।
मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा रंग किया, तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सालार ने पहली बार उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा सता हुआ था। वो बड़ी-सी सफ़ेद चादर लपेटे हुए थे, मगर उस चादर और उसके कपड़ों पर जगह-जगह मिट्टी के दाग थे। तुम मुझे लाहौर छोड़कर आ सकते हो? वो कमरे के वसत में खड़ी उससे पूछ रही थी। उस वक़्त उसने हैरानी से कहा, "हाँ, अभी है।" उसी वक़्त, "मेरे पास वक़्त नहीं है।" सालार ने ताज्जुब के आलम में वाल-कलाक पर एक नज़र डाली। "वकील ने तुम्हारे घर फ़ोन किया था, तुम्हारा मसला हल नहीं हुआ?" उमामा ने नफ़ी में सर हिलाया। "नहीं, वो लोग मुझे सुबह कहीं भिजवा रहे हैं। मैं तुम्हें उसी लिए सारा दिन फ़ोन करती रही, मगर तुमने मोबाइल ऑन नहीं किया। मैं चाहती थी हैं, तुम वकील से कहो कि वो बीलफ के साथ आकर मुझे वहाँ से आज़ाद कराए, मगर तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, और कल अगर तुमसे कॉन्टैक्ट होता भी, तो कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग उससे पहले ही मुझे कहीं शिफ्ट कर देते, और ये ज़रूरी तो नहीं कि मुझे ये पता होता कि वो मुझे कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं।" सालार ने जमाही ली। उसे नींद आ रही थी। "तुम बैठ जाओ," उसने इमामा से कहा। वो अभी तक खड़ी थी। "तुम अगर मुझे लाहौर नहीं पहुँचा सकते, तो कम इज़ कम बस स्टैंड तक पहुँचा दो। मैं वहाँ से खुद लाहौर चली जाऊँगी।" उसने सालार को नींद में देखकर कहा। "मेरा अंदाज़ा है कि उस वक़्त तो कोई गाड़ी लाहौर नहीं जा रही होगी। मैं तुम्हें सुबह—" अमामा ने उसकी बात काट दी। "नहीं, सुबह नहीं। मैं सुबह तक यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अगर लाहौर की गाड़ी नहीं मिली, तो मैं किसी और शहर की गाड़ी में बैठ जाऊँगी, फिर वहाँ से लाहौर चली जाऊँगी। तुम बैठो तो सही।" सालार ने उससे एक बार फिर कहा। वो एक लम्हा के लिए हचकचाई, फिर सोफ़ा पर जाकर बैठ गई। सालार खुद ही अपने बेड की पायंती पर बैठ गया। "लाहौर, तुम कहाँ जाओगी?" उसने पूछा। "जलाल के पास, मगर वो तो तुमसे शादी से इनकार कर चुका है।" "मैं फिर भी उसके पास जाऊँगी। उसे मुझसे मोहब्बत है। वो है मुझको इस तरह बेयार व मददगार नहीं छोड़ सकता। मैं उससे और उसके घर वालों से रिक्वेस्ट करूँगी। मैं जानती हूँ, वो मेरी बात मान लेंगे, वो मेरी सूरत हाल को समझ लेंगे, मगर तुम तो मुझसे शादी कर चुकी हो।" उमामा चौंक कर सालार का चेहरा देखने लगी। "पीपर मैरिज है वो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मजबूर हूँ, इनकार कर रही हूँ। शादी तो नहीं है ये।" वो इसे पलकें झपकाए बगैर गहरी नज़रों से देखता रहा। "तुम जानती हो, मैं आज लाहौर गया था जलाल के पास। चेहरे पर एक रंग आकर गुज़र गया। तुमने उसे मेरी परेशानी और सूरत-ए-हाल के बारे में बताया?" "नहीं।" सालार ने नफ़ी में सर हिलाया। "क्यों? जलाल ने शादी कर ली है।" सालार ने लापरवाही से कुंधे झटकते हुए कहा। वो सांस लेना भूल गई। पुलकें झपकाए बगैर वो किसी बत की तरह उसे देखने लगी। 3 दिन हो गए हैं उसकी शादी को। कल परसों तक वो सीरो-तफरीह के लिए नादिरन एरियाज़ की तरफ जा रहा है। उसने मेरी कोई बात सुनने से पहले ही मुझे ये सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। शायद वो है, चाहता था कि मैं अब तुम्हारे बारे में बात ना करूँ। उसकी बीवी भी डॉक्टर है। सालार बात करते-करते रक गया। "मेरा ख़्याल है कि उसके घर वालों ने तुम्हारे मसले हैं की वजह से ही उसकी उस तरह अचानक शादी की है। वो यूँ के बाद दीगरे झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा।" जैसे किसी खला से आवाज़ आई थी। "हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आया था, और मुझे तवक्का थी कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा। मगर ये सच है, तुम फ़ोन करके उससे बात कर सकती हो, इस बारे में।" सालार ने कुंधे झटकते हुए लापरवाही से कहा। उमामा को लगा, वो पहली बार सही मानों में घप अंधेरे में आ खड़ी हुई है। रोशनी की वो किरण, जिसके ताक़ुब में वो इतना अरसा चलती आई है, एकदम गुल हो गई है। रास्ता तो एक तरफ वो अपने वजूद को भी नहीं देख पा रही थी। अब तुम खुद सोच लो कि लाहौर जाकर तुम क्या करोगी? वो तो अब तुमसे शादी कर सकता है, ना उसके घर वाले तुम्हें पनाह दे सकते हैं। बेहतर है तुम वापस चली जाओ। अभी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चला होगा। इमामा ने कहीं बहुत दौर से सालार की आवाज़ आती सुनी। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखती रही। "मुझे लाहौर छोड़ आओ,
वो बड़बड़ाई, जलाल के पास जाओगी? नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं रह सकती। वो ही एकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नजरों से उससे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ आओ, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो वो मुझे बाहर जाने दे। उसने बेग उठा लिया। यारा, तुम्हें अंदाजा है कि यहां से बस स्टैंड कितनी दूर है? इतनी धुंध और सर्दी में तुम पैदल वहां तक जा सकोगी? जब और कुछ नहीं रहा, मेरे पास तो धुंध और सर्दी से मुझे क्या होगा? सालार ने उसे गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। वो अपने हाथ की पश्ट से अपनी आंखों को रगड़ रही थी। सालार उसके साथ कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। लाहौर तो बहुत दौर की बात थी। उसे अभी भी नींद आ रही थी और वो सामने खड़ी लड़की को नापसंद करता था। ठहरो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। वो नहीं जानता उसकी जबान से जमला क्यों और कैसे निकला। इमामा ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते देखा। वो कुछ देर बाद बाहर निकला तो शब ख्वाबी के लिबास के बजाय एक जीन्स और स्वेटर में मलबूस था। अपने बेड की साइड टेबल से उसने की चीन और घड़ी के साथ साथ अपना वॉलेट भी उठाया। इमामा के करीब आकर उसने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। उठा लेता हूं। उसने बैग लेकर कंधे पर डाल दिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पूर्च में आ गए। सालार ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला था और बैग को ले पछली सीट पर रख दिया। गाड़ी गेट की तरफ आते देखकर चौकीदार ने खुद ही गेट खोल दिया था, मगर उसके करीब से गुजरते हुए सालार ने उसकी आंखों में उस हैरत को देख लिया था जो उसकी नजरों में रात के उस वक्त फ्रंट सीट पर बैठी हुई इमामा को देखकर आई थी। यकीन, वो हैरान हुआ होगा कि वो लड़की उस वक्त है उस घर में कहां से आई थी। तुम मुझे बस स्टैंड पर छोड़ोगे? मेन रोड पर आते ही इमामा ने उससे पूछा। सालार ने एक नजर गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम्हें लाहौर ले जा रहा हूं। इसकी नजरें सड़क पर मरकूज थीं। गाड़ी इस बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी जो तकरीबन सुनसान थी। ट्रैफिक ना होने के बराबर था। इस टायर नग पर दायां हाथ रखे उसने बाएं हाथ को मुन्ना के सामने रखकर जमाही रोकी और नींद के एक गलबे को भगाने की कोशिश की। उसके बराबर की सीट पर बैठी हुई इमामा बेआवाज रो रही थी और सालार उस बात से बाखबर था। वो वक्ता फोक्ता अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी आंखें आंका पूंछती और अपनी नाक रगड़ लेती और फिर सामने वंडा स्क्रीन से बाहर सड़क पर नजरें जमाकर रोना शुरू कर देती। सालार वक्फे वक्फे से उस पर उचटती नजर डालता रहा। उसने इमामा को कोई तसल्ली देने या चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। उसका ख्याल था कि वो खुद ही कुछ देर है आंसू बहाकर खामोश हो जाएगी, मगर जब आध घंटा गुजर जाने के बाद भी वो इसी रफ्तार से रोती रही तो वो कुछ अकताने लगा। अगर तुम्हें घर से उस तरह भाग आने पर इतना पछतावा होना था तो फिर तुम्हें घर से भागना ही नहीं चाहिए था। सालार ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इमामा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो शायद तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी गैर मौजूदगी का पता भी नहीं चला होगा। उसने कुछ देर इसके जवाब का इंतजार के बाद उसे मशूरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। उस बार उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कुदरे भराई हुई, मगर मुस्तहकम आवाज में कहा, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सालार ने फौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। वो एक बार फिर आंखें पुनिचते हुए बोली। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे गौर से देखा और फिर गर्दन सीधी कर ली। लाहौर में किसके पास जाओगी? पता नहीं। अमामा के जवाब पर सालार ने कुदरे हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो? फिलहाल तो नहीं। तो फिर आखिर तुम लाहौर जा ही क्यों रही हो? तो फिर और कहाँ जाऊं? तुम इस्लामाबाद में ही रह सकती थी। किसके पास? लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल। जलाल के अलावा सालार ने आखिरी 3 लफ्जों पर जोर देते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर बाद